देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम पुष्कर ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर किया शाह का स्वागत। आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे अमित शाह। ऋषिकेश बस टर्मिनल और हरिद्वार से चारधाम की यात्रा जारी। सार्वजनिक वाहनों के अलावा निजी वाहन भी हो रहे हैं रवाना। पंजाब कांग्रेस की जिम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत। उत्तराखंड चुनाव पर फोकस करेंगे हरीश रावत। रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उत्तराखंड चुनावों को लेकर चर्चा की गई। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है इस वक्त की। उत्तराखंड के दौरे पर देहरादून पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी जानकारी, देहरादून पहुंच गए हैं सीएम पुष्कर ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा और जो भी इलाके बुरी तरीके से प्रभावित है इस वक्त उत्तराखंड में, उनका जायजा लिया जाएगा। अमित शाह की तरफ से देहरादून पहुंच चुके हैं, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगातार संपर्क में है और जानकारी ली जा रही है उत्तराखंड में इस वक्त क्या स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि हाईकमान की तरफ से भी कहा गया है कि हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। उत्तराखंड में प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, लगातार ग्राउंड जीरो पे उतर रहे हैं और स्थानीय लोगों तक पहुंच रहे हैं। बातचीत की जा रही है, हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन स्थानीय लोगों को भी दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त आपदा आई है, 52 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंच चुके हैं और आज हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल सोनिका, देखिए गृह मंत्री अमित शाह देर रात 12:45 यानी लगभग 1 बजे के आसपास जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पे अहमदाबाद से सीधे विशेष विमान से पहुंचे और वहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया और इसके साथ ही बीजेपी के अन्य तमाम बड़े नेता वहां उपस्थित रहे। वो सीधे वहां से बाई रोड राजभवन पहुंचे और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हवाई निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री के साथ रवाना हो चुके हैं और वहां से हवाई निरीक्षण करने के बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के राजगृह में बैठक करेंगे और लगभग 1 बजे के आसपास उनका वहीं से दिल्ली वापस चले जाने का कार्यक्रम हम लोगों को मिला है। इस दौरान अमित शाह हवाई निरीक्षण करने के साथ साथ जो बैठक करेंगे, तमाम उसमें राज्य के उच्च पदाधिकारी, ब्यूरोक्रेसी के लोग रहेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री भी उसमें शामिल होंगे। सोनिका, और जानकारी दीजिएगा धीरेन्द्र, इस वक्त उत्तराखंड में क्या हालात है, कितना नुकसान उत्तराखंड में हो चुका है और मौसम विभाग क्या कह रहा है, आने वाले दिनों में मौसम अब कैसा रहेगा? बिल्कुल सोनिका, जो हालात हैं वो धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं और अब नियंत्रण में है। हालांकि राहत एवं बचाव कार्य अभी भी चल रहा है और अब तक लगभग 52 नहीं 54 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 के मिलने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। अभी भी 9 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये 9 लोग कहाँ पे सुरक्षित हैं या नहीं है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 7,000 करोड़ के नुकसान होने की आशंका जताई है और उन्होंने कहा है कि इसका आकलन किया जा रहा है। आकलन जब हो जाएगा तो केंद्र सरकार से इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया जाएगा। सोनिका, तो इस तरह से देखें, अब मौसम विभाग ने भी अब मौसम के सामान्य होने की घोषणा की है और कहा है कि अगले 3 दिन मौसम सामान्य बना रहेगा और चारधाम यात्रा के जो रूट है वहां पर भी मौसम अब ठीक है और वहां यात्रा दोबारा से शुरू कर दी गई है। फिर बद्रीनाथ में के आसपास कुछ रोडों के ब्लॉक होने की सूचना मिली है, जिसको खोलने के लिए बीआरओ और पीडब्ल्यूडी लगातार लगे हुए हैं और आज वो 2 रोड भी खोल दिए जाएंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं जो 2 दिन की आपदा थी उसने बहुत कहर बरपाया और 54 लोगों की जान ले ली है, लेकिन अब स्थिति सामान्य की ओर बढ़ रही है और जो एजेंसियां हैं लगातार मिल करके काम कर रही हैं और शायद 1-2 दिन में यानी 24 घंटे के अंदर स्थिति को सामान्य कर लिया जाएगा। लेकिन राहत एवं बचाव कार्य लगातार चलता रहेगा
और जो नुकसान के आकलन का कार्य है उसमें अभी समय लग सकता है, क्योंकि जो भौतिक नुकसान हुआ है वो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में हुआ है, उसका आकलन करने में थोड़ा समय लगेगा। धीरेन्द्र, हमने देखा कुमाऊं क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और साथ ही साथ चमोली में भी बताइएगा क्या हालात बने हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या तस्वीरें इस वक्त? बिल्कुल, देखिए इस आपदा का सबसे बड़ा नुकसान कुमाऊं क्षेत्र में हुआ और खासकर नैनीताल जिले में हुआ, जहां पे अभी तक 30 से अधिक लोगों की जान चली गई है। लेकिन गढ़वाल का जो रीजन है वो इससे थोड़ा बचता रहा है और चमोली में कुछ जगह पे इस तरह की आपदाओं के होने की सूचना मिली है जहाँ पे नुकसान हुआ है और ज्यादातर वहाँ पे सड़कों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन सरकार ने व्यवस्था करके तत्काल वहाँ पे जो वैकल्पिक मार्ग है उनको खोल दिए हैं, इसलिए जो चारधाम यात्रा है वो सुचारू हो गई है और जो स्थानीय सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है उनका भी आकलन किया जा रहा है और उनके लिए भी एजेंसियां लगातार काम कर रही है। तो 1-2 दिन में उनका पूरी उम्मीद है कि जो चमोली का क्षेत्र है, यानी जहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ के रूट पड़ते हैं, वो पूरी तरह से सामान्य हो जाए। लेकिन कुमाऊं का जो क्षेत्र है वहाँ पे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, वहाँ पे जनजीवन सामान्य होने में अभी भी समय लगेगा। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया। नजर आप बनाए रखिएगा, अब तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। आगे रुक करते हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त ऋषिकेश बस टर्मिनल और हरिद्वार से चारधाम यात्रा जारी हुई। बड़ी जानकारी सामने आई है, सार्वजनिक वाहनों के अलावा निजी वाहनों को भी रवाना होने की परमिशन और निजी वाहन भी रवाना हो रहे हैं। आज बद्रीनाथ धाम का सड़क मार्ग खुलने के आसार भी है। भारी बारिश के बाद मार्ग बंद हुआ था और आज खुलने के आसार। सड़क मार्ग खराब होने के कारण बद्रीनाथ यात्रा रुक गई थी और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में भी यात्रा जारी। तो बड़ी जानकारी आ रही है, लंबे समय से हो रही बारिश के चलते चारधाम यात्रा को रोका गया था और अब जानकारी मिल रही है कि ऋषिकेश बस टर्मिनल और हरिद्वार से चारधाम यात्रा जारी। संचित शर्मा संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, जानकारी मिल रही है कि हरिद्वार और ऋषिकेश बस टर्मिनल पर चारधाम यात्रा जारी कर दी गई, क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से जो राज्य में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ था उसको लेकर के चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद से ही आप देखिए उत्तराखंड में जब मौसम खुला तो धीरे धीरे सारी चीजें वापसी से अपनी पटरी पर आने लग गई है। तो उसी को लेकर के चारधाम यात्रा की बात करें तो देखिए चारधाम यात्रा भी और साथ ही साथ आप देखिए उत्तराखंड की व्यवस्थाओं के बारे में तो आपको बताना चाहूंगा कि जो ऋषिकेश और हरिद्वार के बस टर्मिनल है वहाँ से चारधाम यात्रा शुरू होगी। साथ ही जो अब सार्वजनिक वाहन के साथ अब निजी वाहनों को भी रवाना करने की परमिशन मिल चुकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पर अभी भी जो मार्ग है वो बंद है। इस वजह से बद्रीनाथ की जो यात्रा है वो अभी करने में लोगों को थोड़ा समय लगेगा। लेकिन बाकी तीनों धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम, तीनों धाम अभी खोल दिए गए हैं, जिसको लेकर के पर्यटक वापसी वहीं पर जा रहे हैं। और जिस तरीके से होटल में आप देखिए, होटल में तमाम जो श्रद्धालु थे वो रुके हुए थे, तो डीएम की परमिशन के बाद लगातार अब वापसी उनको वहां पर जाने की परमिशन मिल गई। लेकिन जो व्यवस्थाएं और जो तमाम तरीके की चीजें उनके लिए होनी चाहिए, कोविड गाइडलाइन का प्रोटोकॉल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अभी भी अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम का कोई भरोसा नहीं है, जिसको लेकर के लगातार जो सरकारी मशीनरी है जो इसकी जिम्मेदार होती है, चाहे आपदा प्रबंधन हो, चाहे तमाम तरीके के मौसम विभाग हो, चाहे वहां पर काम कर रहे प्रशासनिक अधिकारी हो, वो सभी इस चीज का ध्यान रखे हुए हैं कि किसी भी तरीके की कोई हताहत ना हो। साथ ही साथ जो जहाँ पर भूस्खलन जैसी समस्या हो सकती है और तमाम तरीके की घटना हो सकती है, उन क्षेत्रों के भी निगरानी रखी गई है और तमाम तरीके के जो गाइडलाइंस हैं वो तमाम तरीके की जारी करी गई है श्रद्धालुओं के लिए। का संचित, केदारनाथ में भी यात्रा जारी की गई, लेकिन जिस तरीके से मौसम बदला था, केदारनाथ में तस्वीरें देखने को मिली, ठंड में देखी गई, ठंड पड़ने लगी थी मौसम में गिरावट दर्ज करने के बाद। इस वक्त कैसा मौसम केदारनाथ में? देखिए सोनिका, आपको बताऊंगा कि इस वक्त केदारनाथ का जो मौसम की बात करें वह मौसम काफी ठंडा है और बर्फ पड़ने के आसार वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए वो पहाड़ी क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्रों में अगर जब उत्तराखंड की अगर बात करें, जब मौसम बिगड़ता है या थोड़ी वर्षा 1-2 दिन हो जाती है तो वहां पर बर्फ पड़ने की संभावना हो जाती है। उसी को लेकर के अगर विस्तार की बात करें तो अलाव और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं रास्ते में की गई है, क्योंकि वहां पर रुकने वाले श्रद्धालु जो है जो वहां पर मंदिर परिसर में जाएंगे और मंदिर परिसर से आने के बाद काफी जगह में ऐसी पैदल यात्रा करने पड़ती है जहाँ पर अलाव और तमाम तरीके की व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है, जिसको लेकर के प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली है और जो चीजें श्रद्धालुओं की जरूरत की है उसको भी वहां पर उपलब्ध कराने के लिए व्यापारियों को कहा गया है, जिससे कि व्यापारियों का भी एक तरीके से फायदा हो पाए और साथ ही साथ जो श्रद्धालुओं को दिक्कत आएगी या कोई तरीके की दिक्कत ना आए उसको लेकर के सारा सामान उनको मिल पाएगा।
और संचित जानकारी है कि बद्रीनाथ धाम का सड़क मार्ग आज खुलने के भी आसार मिल रहे हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सोनिका को जिस तरीके से बद्रीनाथ जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, चाहे वो भूस्खलन को लेकर के हो, चाहे तमाम तरीके के जो सड़क पे निर्माण थे वो जमींदोज हो गए, तो उसको लेकर के मरम्मत का कार्य पूरी तरीके से जारी है। और उसी को लेकर के लगातार अब जो वहाँ पर सरकारी मशीनरी है, चाहे SDRF, NDRF हो, और तमाम तरीके के जो इस चीज से लेकर के जिम्मेदार जो अधिकारी होते, जिम्मेदार विभाग होते हैं, वो इस कार्य में लगे हुए हैं कि उस मार्ग को खोल दिया जाए। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते उत्तराखंड में जिस तरीके से तबाही मच रही है, बारिश और भारी बर्फबारी के बाद माहौल उत्तराखंड का ऐसा हो गया है कि मंजर बेहद ही भयावह नजर आ रहा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है और इस वक्त क्या हालात है उत्तराखंड में, इस रिपोर्ट में देखिए। करीब करीब उत्तराखंड के हर इलाके में यही हाल है। पानी के प्रचंड पहाड़ से हाहाकार मचा हुआ है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अब इसे मौसम की मार कह लीजिए या फिर कुदरत की मार कहिए। लगातार मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड का हाल बेहाल है। लोग घरों और होटल्स में बंधक बन गए हैं। नैनीताल के मॉल रोड पर एक दुकान में फंसे एक बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन आपको हिलाकर रख देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। जी हाँ, इसी बच्चे को बचाने के लिए बचाव दल और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मी किसी तरह एक दुकान में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जान आफत में है। जवानों के हौसले लेकिन बुलंद है और उन्हीं बुलंद हौसलों के सामने पानी कदमताल बौनी लग रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई एक अकेला शख्स खड़ा न हो पाए और ढलान होने की वजह से तो पानी में ही बह जाए। इसलिए बचाव दल ने एक चेन बनाई और दुकान में फंसे लोगों को एक एक कर बाहर निकाला, साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया। उत्तराखंड में बिन मांगी बरसात कैसे लोगों के लिए बेहिसाब आफत बन गई, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। नैनीताल में गोलापार से जोड़ने वाला गोला पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। उधर हल्द्वानी में ही रेलवे ट्रैक का हिस्सा भी नदी में समा गया। सोचिए पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा कि पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक बह गया। प्रदेश में नदियों ने विकराल रूप ले लिया है, जिसके कारण कई पुल तबाह हो गए, तो पुल टूटने के कारण आवागमन बाधित हो गया। साथ ही प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान अलग हुआ। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की कि वो धैर्य बनाकर रखे। जहाँ जहाँ भी आपदा आई है वहाँ पर उसका स्वयं जो है आकलन करने के लिए, स्वयं लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। उसका ठीक प्रकार से लोगों की सहायता हो, ठीक प्रकार से लोगों को इस समय जो है जो ज़रूरत है उनकी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और हम लोग सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं। यात्री लोग भी हमारे कुछ फंसे हुए हैं, कुछ हैं, उनको भी निकालने के लिए, सारे रास्ते खोलने के लिए, और हमारे किसान भाइयों का भी बड़ा नुकसान हुआ है उसका भी आकलन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता व्यक्त करी है और उन्होंने भी लगातार हर संभव मदद देने का पूरा आश्वासन हमको दिया है। और वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर हम लोगों ने वहाँ से मांग करी थी, वो भी आ गए हैं, वो भी अपने काम में लग गए हैं। अभी जान माल की काफ़ी क्षति हुई है, रोड टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है, सड़क बह गई है, तमाम जगह पर जो है अभी जल भराव हो रखा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए
कि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, साथ ही रहने और खाने की समुचित व्यवस्था की जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा के कारण जिन परिवारों में जनहानि हुई है, उनके आश्रितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क तक नहीं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे रुक करते हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पंजाब कांग्रेस की जिम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत, ये कहा गया है उनकी तरफ से। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। उत्तराखंड चुनाव पर फोकस करेंगे हरीश रावत, कहा गया है कि उत्तराखंड चुनाव पर फोकस करेंगे। रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात की है इस विषय पर और पंजाब कांग्रेस की जिम्मेदारी छोड़ने को लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही साथ उत्तराखंड चुनावों को लेकर के भी चर्चा की है। सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट उन्होंने साझा किया और उसमें जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि पंजाब कांग्रेस की जिम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं। धनराज गर्ग संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, बड़ी जानकारी आ रही है कि हरीश रावत की तरफ से कहा गया है पंजाब कांग्रेस की जिम्मेदारी छोड़कर उत्तराखंड पे फोकस करना चाहते हैं। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में उलट-पलट देखने को मिल रहा है कि तमाम नेता इधर से उधर जा रहे हैं, बीजेपी के विधायक कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब में भी इसी तरह की उलट-पलट आपने देखी होगी। और आपको ये भी बता दें कि जो हरीश रावत है पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी पंजाब की भी उनके सिर पर है कि वो प्रभारी पंजाब के हैं। और तमाम आपने देखा कि किस तरीके से उलट-पुलट पंजाब में भी देखने को मिली है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आहत जरूर हरीश रावत हुए थे। और जिसके बाद अब उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है और साफ तौर पर उन्होंने अब पंजाब का प्रभारी पद छोड़ने की बात राहुल गांधी से की है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो उत्तराखंड की राजनीति पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन अंदर खाने देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरीश रावत जो उठक-सुठक पंजाब में हुई है उससे हाथ हुए हैं और साफ तौर पर वो अब वहाँ की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, क्योंकि जिस तरह की जिम्मेदारी उनके सिर पर थी और उनके होते हुए भी जिस तरीके की ये सब राजनीतिक उलट-पुलट देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं एक आहत जरूर हरीश रावत हुए। उसी का परिणाम है कि जो अब उन्होंने प्रभारी पद से इस्तीफा देने की बात की है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी उनको इस जिम्मेदारी से पदमुक्त करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि हरीश रावत की तरफ से धनराज कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो आपदा आई है उसके चलते बेहद वो दुखी हैं क्योंकि लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल सोनिका, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी हरीश रावत को मिली हुई है कि वो पंजाब के प्रभारी हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो प्रभारी पद का इस्तीफा देने की बात वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति से एक अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से आपदा आई है और वो उनके बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समय की कमी बताते हुए उन्होंने साफ तौर कर दिया है कि जो पंजाब की प्रभारी होने के नाते वो उत्तराखंड के वास्ते से नहीं मिल पा रहे हैं। और अब उन्होंने राहुल गांधी से यही अपेक्षा की है कि वो उनको जल्द ही उत्तराखंड का प्रभार सौंपेंगे और वहां से जो पंजाब का प्रभारी बनाया हुआ है उससे पदमुक्त करते हुए उन्हें उत्तराखंड की जिम्मेदारी पूरी चुनाव में लगाई गई। जी सोनिका, यानी जो दावा किया जा रहा है 2022 में जीत का कांग्रेस की तरफ से पूरा फोकस किया जाएगा अब। जी बिल्कुल सोनिका, हरीश रावत की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तरह से लुप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ तो कुल 11 सीटें ही निकलकर उत्तराखंड में कांग्रेस की आई थी और अब 2022 का चुनाव नजदीक है, तो उनका साफ तौर से यही मानना है कि यदि उनको सिर्फ उत्तराखंड का ही प्रभारी रहने दिया जाए तो वो जल्द ही उसके लिए कोई ना कोई 2022 के चुनाव में अच्छी सीटें लाकर जीत हासिल करेंगे। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरीश रावत की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया, कहा गया है कि पंजाब कांग्रेस की जिम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं, उत्तराखंड पे फोकस करेंगे। जिस तरीके से आपदा उत्तराखंड में इस वक्त आई है, हवाला दिया गया है कि उत्तराखंड की जनता से मुलाकात नहीं कर पाए, मिलना चाहते हैं पूरे उत्तराखंड वासियों से, लेकिन जिस तरीके से उनके पास जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं कम करवाना चाहते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात की गई है और विषय पर चर्चा भी की गई है। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी पंजाब से ही सामने आ रही है। 25 अक्टूबर को पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, तो बड़ी जानकारी सोमवार को सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है। कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी, समय रखा गया है सोमवार को सुबह 11 बजे। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में सिविल सचिवालय में ये बैठक होगी। आज ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। अहम बैठक होने जा रही है 25 अक्टूबर को। पंजाब के सीएम लगातार कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं
और इससे पहले जो भी मुद्दे रह गए थे उन मुद्दों पे भी मुहर लगाई जा रही है। पंजाब से हमारे रीजनल हेड और हमारे सीनियर साथी नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नवदीप, बड़ी जानकारी मिल रही है कि 25 अक्टूबर को पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा? देखिए, बिल्कुल पंजाब सरकार ने हालांकि एजेंडा जो है वो घोषित नहीं किया है, लेकिन ये साफ है कि 25 तारीख को सोमवार सुबह 11 बजे सिविल सचिवालय में बैठक होगी और 26 तारीख से पंजाब के अंदर जो इन्वेस्टमेंट समिट है वो शुरू हो रही है। सभी निवेशकों को आह्वान किया गया है, चाहे वो पंजाब के अंदर पहले से जो इंडस्ट्री चला रहे हैं या फिर जो विदेशों के अंदर NRI हैं, उनको भी आह्वान किया गया कि वो पंजाब के अंदर आए, इन्वेस्टमेंट करें और उसके लिए पंजाब सरकार उनको हर संभव मदद जो है वो देने को तैयार है। तो फोकस रहेगा कि इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ बड़ा ऐलान किया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट समिट से पहले तमाम उद्योगपतियों को एक ऐसा मैसेज देने का प्रयास किया जाए कि पंजाब के अंदर अगर वो अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो सरकार उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या कुछ बड़े कदम जो है वो उठा सकती है। तो ये संदेश देने का प्रयास जो है वो जरूर किया गया। इसके अलावा किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, एम्प्लॉय से जुड़े कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार ने अभी समाधान करना है, तो इन चीजों पर फोकस रहेगा क्योंकि समय बहुत कम है। 13 नुकाती एजेंडे पर काम करना है और उसी एजेंडे पर आधारित ये बैठक होगी। लेकिन देखना यही होगा क्या कुछ बड़े फैसले, पिछली बार भी क्योंकि आपने देखा होगा कि शहरों और गांव के अंदर पानी के बिल माफ कर दिए थे, बिजली के 2 किलोवाट तक के सभी बिल माफ कर दिए थे। इसी तरीके से तमाम जो घोषणाएं हैं जो अभी लंबित हैं जिन पर काम होना है उस पर सरकार की चिंता रहेगी, फोकस रहेगा ताकि चुनाव से पहले आम लोगों तक वो चीजें डिलीवर की जा सके। नवदीप, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ट्रांसपोर्ट मंत्री, इससे पहले हमने देखा लगातार वो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं जो भी टैक्स अवैध वसूली के मामले आ रहे थे। देखिए, बिल्कुल पंजाब के अंदर जो बस माफिया है वो पिछले कई सालों से कहीं ना कहीं फैला हुआ था और ये चिंता का सवाल था। इससे पहले उन पर कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जब से नया मंत्रिमंडल बना है, अमरिंदर सिंह राजा बिल्डिंग को कमान दी गई है, तो आप देखिए 50 से ज्यादा वो बसें जो हैं, इससे भी ज्यादा गिनती होगी जिनको जब्त किया गया है, जो बिना फीस के चल रही थी, बिना परमिट के चल रही थी, टैक्स अदा नहीं कर रहे थे। तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि जो लाखों रुपए बिल्कुल नवदीप, सरकार की बड़ी उपलब्धि और एक्टिव मोड में भी नजर आ रही है पंजाब सरकार। बहुत शुक्रिया नवदीप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, आपदा पीड़ितों के साथ है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है। कर्नल कोठियाल की तरफ से कहा गया है आपदा में पीड़ितों के साथ खड़ी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की ही मदद कर रहे हैं, ये कहा गया है कर्नल कोठियाल की तरफ से। और आम आदमी पार्टी आपदा में पीड़ितों के साथ खड़ी है। जिस तरीके से इस वक्त उत्तराखंड में आपदा आई है और बुरी तरीके से उत्तराखंड वासी इस वक्त प्रभावित है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आपदा में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरा है अजय कर्नल कोठियाल, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। तो आपदा में पीड़ितों के साथ खड़ी है आम आदमी पार्टी, ये कहा गया है। जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त तबाही मची हुई है, मंजर बेहद ही भयावह उत्तराखंड में इस वक्त हो चला है, ऐसे में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी। उनकी तरफ से भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। उनकी तरफ से कर्नल कोठियाल की तरफ से ये कहा गया है कि आपदा में पीड़ितों के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा इस वक्त है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग इस वक्त मलबे में फंसे हैं, मृतकों के परिजनों का इस वक्त बुरा हाल है, कई के घर, बहुत से घर जो है मकान ढह गए हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से अब कहा जा रहा है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हैं, हर संभव मदद की जाएगी। तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है। 2022 में दरअसल विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में होने हैं और आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में है। और अब जिस तरीके से उत्तराखंड में तबाही है उसमें भी आम आदमी पार्टी पीछे नहीं है। कहा जा गया है उनकी तरफ से कि आपदा में पीड़ितों के साथ खड़े हैं, तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के उनके साथ है और हर मदद पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ये कर्नल कोठियाल की तरफ से कहा गया है। तो आपदा में पीड़ितों के साथ खड़ी है आम आदमी पार्टी, ये कहा गया है कोठियाल की तरफ से। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं, ये भी कहा गया है कर्नल कोठियाल की तरफ से।
तो आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में है उत्तराखंड में। और अब एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। सीएम चेहरा है कर्नल कोठियाल और लगातार एक्टिव मोड में। और अब कहा गया है कि आपदा में जिस भी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं लोग, उनके साथ खड़े हैं, हर संभव मदद की जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार दौरा। बड़ी जानकारी है बिहार से, पटना के महावीर मंदिर और पटना साहिब गुरुद्वारा जाएंगे राष्ट्रपति, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार दौरा है पटना में, ये बड़ी जानकारी है। पटना के महावीर मंदिर और पटना साहिब गुरुद्वारा जाएंगे राष्ट्रपति। तमाम व्यवस्था इसके लिए कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन भी मुस्तैद है। राष्ट्रपति का बिहार दौरा है, सभी कार्यक्रम उनके तय हो चुके हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। चलिए इस बुलेटिन में इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।